Hello student, this is Anupam Gambhir and you are watching Anupam English Classes. स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश स्नैपशॉट्स बुक से एक इमोशनल स्टोरी को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 है स्टूडेंट। बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, द एड्रेस। सेकंड चैप्टर है द एड्रेस। स्टोरी एक ऐसी लड़की की स्टोरी है जिसका कोई नहीं बचता। युद्ध के दौरान सभी कुछ नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिसकी माता तक खत्म हो जाती है। और इवन कि जब की माँ जीवित होती है और बताती है कि आप ये सब सामान मैं एक लेडीज को दिए हैं मैंने अपने घर के, और आप जाके वहां से ले लेना, युद्ध खत्म होगा। और जब वो जाती है और उसको कोई भी रिजल्ट वहां नहीं दिखता है और वो कह देती है, वो साफ मना कर देती है। लेडीज उस एड्रेस पे जाती है जो उसकी माँ ने बताया था, लेकिन वो लेडीज उसको साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। वो बहुत ही अपसेट होके, निराश होके वहाँ से लौटती है और वो सोचती है कि कितने गलत लोग हैं इस दुनिया में, कितने गंदे लोग हैं। जिसने हमें कहा था कि ये युद्ध के बाद मैं सब सामान तुम्हारा वापस कर दूंगी, अब वो मेरे से बात तक करने को तैयार नहीं है। और अब वो कहती है कि मैं इस एड्रेस को हमेशा हमेशा के लिए भुला दूंगी, इस एड्रेस को हमेशा के लिए अपने दिमाग से हटा दूंगी, क्योंकि इस एड्रेस में और यहाँ के सामान में मेरी माँ की यादें छुपी हुई हैं। और ये जो नरेटर है, इस स्टोरी की नरेटर, वो कहती है कि अब मैं इस एड्रेस को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊंगी और मैं यहाँ फिर वापस कभी नहीं आऊंगी। इसीलिए स्टूडेंट इस स्टोरी का नाम द एड्रेस भी रखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी की समरी। स्नैपशॉट्स बुक से चैप्टर 2 द एड्रेस, जिसकी राइटर मार्गो मिन्कू है। इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर है। मिसेस एस है जो कि एक रिच जूइश लेडी है, मिसेस डॉर्लिंग है जो उनकी एक जान पहचान की महिला है, और मिसेस एस की डॉटर है जो इस स्टोरी को नरेट कर रही है। जो इस स्टोरी की नरेटर है वो मिसेस एस की डॉटर है। तो स्टूडेंट, द एड्रेस एक ऐसी बेटी की हृदय स्पर्शी कहानी है जो कि हॉलैंड में युद्ध के बाद अपनी माँ की वस्तुओं को वापस लेने के लिए जाती है। यह नरेटर मिसेस एस की पुत्री है, जिसकी मिसेस एस की युद्ध के दौरान मौत हो गई थी। नरेटर मार्कोनी स्ट्रीट के 46 नंबर में मिसेस डॉर्लिंग से भेंट करने गई, जो कि उसकी माँ की जान पहचान की एक महिला थी। मिसेस डॉर्लिंग मिसेस एस से यानी नरेटर की माँ से युद्ध के दौरान उनका सभी सामान यहाँ मार्कोनी स्ट्रीट 46 में ले आई थी, यह कहकर कि मैं ये सामान सुरक्षित रखूंगी और युद्ध की स्थिति ठीक होने पर आपको ये सभी सामान वापस कर दूंगी। अब यहाँ से स्टूडेंट ये स्टोरी एड्रेस स्टार्ट होती है जब पहली बार मिसेस एस की डॉटर, नरेटर जो मिसेस एस की डॉटर है वो इस स्टोरी की नरेटर भी है, मार्कोनी स्ट्रीट के 46 नंबर की डोर बेल बजाती है। तो मिसेस डॉर्लिंग दरवाजा ओपन करती है और नरेटर को पहचानने में बड़ी देर लगाती है और कहती है कि तुम लोग वापस आ गए, मुझे तो लगा था कि वॉर में तुम्हारी डेथ हो गई होगी। तो नरेटर कहती है, नहीं, ओनली मी, केवल मैं ही युद्ध में बच पाई हूँ, बाकी हमारी फैमिली के सभी लोग युद्ध के दौरान उनकी डेथ हो गई है। तो मिसेस डॉर्लिंग मिसेस एस की डॉटर से कहती है कि मैं अभी बिजी हूँ, तुम किसी और दिन आना। तो नरेटर की नजर मिसेस डॉर्लिंग के ग्रीन कलर के कार्डिगन पे जाती है जो कि नरेटर की मॉम का था। तो वह समझ जाती है कि मैं तो सही एड्रेस पर ही आई हूँ। लेकिन जब मिसेस डॉर्लिंग बाद में आना कहती हैं कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, तुम बाद में आना, कहकर दरवाजा बंद कर लेती हैं, तो मिसेस एस की डॉटर वापस स्टेशन की तरफ जाने लगती है और पुरानी मेमोरीज को याद करती है कि किस तरह उनकी माँ ने बताया था कि तुम मार्कोनी स्ट्रीट 46 नंबर एड्रेस पर जाना, जहां हमारा सभी सामान श्रीमती डॉर्लिंग के पास सुरक्षित है
और तुम जाकर मिसेस डॉर्लिंग से सामान वापस ले आना। लेकिन फिर वह एक बार सोचती है कि मुझे वापस जाना चाहिए, अपनी माँ की बिलोंगिंग्स को लेने मुझे वापस दोबारा एक बार फिर जाना चाहिए। और वह वापस फिर उसी एड्रेस पर जाती है, लेकिन इस बार दरवाजा मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर ओपन करती है और कहती है कि तुम अंदर आ जाओ, मेरी मॉम घर पर नहीं है और तुम बैठो और यहीं पे मेरी मॉम का वेट करो। जब मिसेस एस की डॉटर यानी कि नरेटर अंदर आती है तो शॉक हो जाती है अपना सारा सामान देखकर, जो कि उसकी मॉम ने मिसेस डॉर्लिंग को वॉर के वक्त दिया था। नरेटर है मिसेस एस की बेटी, वो वहाँ पड़ा हुआ एक हनुका स्टैंड भी देखती है और सोचती है कि ये इतना भारी भरकम होने की वजह से हमने तो इसका इस्तेमाल भी नहीं किया था। अब यह मिसेस डॉर्लिंग की बेटी नरेटर को वेट करने के लिए कहती है, यानी बैठाने के लिए लिविंग रूम की तरफ ले जाती है और देखती है मिसेस एस की बेटी जो नरेटर है, देखती है कि सभी सामान कितने गंदे तरीके से इन्होंने रखा हुआ है। फर्नीचर भी बहुत ही गंदा हो गया है और रूम से मगी स्मेल आ रही है। स्टूडेंट, मगी की मीनिंग होती है सीलन की स्मेल, तो वहां से सीलन की स्मेल भी आ रही है, वह कहती है। और मनी मन सोचती है कि यह सब देखकर और मैं डिसाइड करती हूँ, वह डिसाइड करती है कि मैं इस सामान में, इन्होंने जो मेरा सारा सामान हमारा यूज कर लिया है, अब मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इतनी बातें सोच ही रही होती है तो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए टी बना दूं, जो कि मैं अपनी मॉम के लिए भी बना रही हूँ, आप भी पी लेना। तो नरेटर नोटिस करती है कि इन्होंने हमारा सारा सामान यूज कर लिया है और हमारा टेबल क्लॉथ भी यूज कर लिया है, जिसपे एक बर्न मार्क था, इवन कि इन्होंने उसको रिपेयर तक भी नहीं किया। मतलब हमारा टेबल क्लॉथ यूज कर लिया और उसको रिपेयर, बर्न मार्क वैसा ही है, जले का निशान, इन्होंने उसको रिपेयर यानी कि ठीक भी नहीं किया। और जब मिसेस डॉर्लिंग की बेटी ने कटलरी और महंगी महंगी बहुत सी चीजें देखी कि ये सब सामान हमारा है, तो नरेटर डिसाइड ही कर लेती है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी और कोई सामान लेकर नहीं जाऊंगी जो कि ये सब सामान मेरी मॉम की यादों को ताज़ा करेगा। और मैं यह एड्रेस मार्कोनी स्ट्रीट को भी हमेशा हमेशा के लिए भुला दूंगी। सभी बातों को सोचते हुए नरेटर वहां से चली जाती है और उस एड्रेस को भी हमेशा हमेशा के लिए भुला देती है, जिससे उसकी माँ की यादें जुड़ी हुई थी, जो एड्रेस उसकी माँ ने दिया था उसको कि वहाँ से सामान ले आना। और यहीं पे स्टूडेंट हमारी ये स्टोरी भी एंड हो जाती है, स्टोरी की समरी एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टोरी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय स्टूडेंट, इस चैप्टर की आज हम वर्ड मीनिंग कवर करेंगे। इससे पहले हम समरी इस चैप्टर की पढ़ चुके हैं, जिसमें एक लड़की की कहानी है। बताया गया है कि युद्ध के दौरान उसकी माँ ने अपने जान पहचान वाली लेडीज को अपने घर का बहुमूल्य सामान दे दिया था, जो कि उसने अपनी बेटी से कहा था, यानी कि जो नरेटर है इस स्टोरी की, अपनी बेटी से उन्होंने कहा था कि युद्ध के बाद जब सिचुएशन ठीक हो जाए तो आप ये 46 नंबर मार्कोनी स्ट्रीट से जाकर अपना सामान वापस ले आना। और वो जाती है, वहां से उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता और वो बहुत ही निराश होकर लौटती है और वो कहती है लास्ट में कि मैं अब इस एड्रेस को कभी भी याद नहीं रखूंगी, हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। ये स्टार्ट करते हैं चैप्टर की वर्ड मीनिंग। पेज नंबर 10 है स्टूडेंट। पेज नंबर 10 से फर्स्ट वर्ड है पॉइंटनेंट, जिसकी मीनिंग होती है पैथेटिक, यानी कि द्रवित करने वाली, दयनीय स्थिति। नेक्स्ट है बिलोंगिंग, पीसेस ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति की वस्तुएं। नेक्स्ट है इवोक, एरोज या स्टॉक अप, याद दिलाना किसी चीज की, इट इज कॉल्ड इवोक। नेक्स्ट है रिजॉल्व, डिसाइड। नेक्स्ट इज सर्चिंगली, सीरियसली या डाउटफुली, खोजी की दृष्टि में। नेक्स्ट वर्ड इज चिंक, आ नैरो ओपनिंग, यानी कि दरार आ जाना। एब्सोल्युटली, टोटली, पूर्णता। नेक्स्ट इज रिकॉग्निशन, एक्ट ऑफ रिमेम्बरिंग, पहचानना किसी को। नेक्स्ट वर्ड इज स्टेरिंग, लुकिंग फिक्स्डली, एक टक देखती रही, यानी कि घूरना। इट इज नॉट हर, शी इज नॉट द सेम वुमेन और द राइट प्लेस, यानी कि वही महिला। जब किसी की बात करते हैं ना कि ये वही महिला है, तो इट इज कॉल्ड इट इज नॉट हियर। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लीटिंगली, फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के लिए। वर्ड इज परहैप्स, शायद। लेट गो ऑफ, फ्रीड, यानी कि छोड़ दिया।
Now student we come on page number 11. मस्टी स्मेलिंग डैम्प, सीलन की बदबू आती है ना, जब इस सीलन की स्मेल आती है, इट इज कॉल्ड मस्टी. नेक्स्ट इज एमर्ज्ड, केम आउट यानी कि बाहर निकली. कॉन्वीनियंट, सुटेबल, सुविधाजनक. नॉडेड, शूक हर हेड, हाँ के भाव में जब सिर हिलाया जाता है, इट इज कॉल्ड नॉडेड. बे विंडो, आ विंडो फॉर्मिंग ए रेसिस. स्टूडेंट ऐसी खिड़की जहां पर थोड़ी सी बैठने की भी जगह और थोड़ी सी चौड़ी सी हो ना, जहाँ पे थोड़ा सा बैठा जाए, इट इज कॉल्ड बे विंडो. नेक्स्ट वर्ड इज इनेमल, हार्ड शाइनी सरफेस, जिसका तला मतलब चमकने वाला था, हार्ड तला था बट चमकने वाला, इनेमल. नेक्स्ट इज जैम, साइड पोस्ट ऑफ द विंडो, चौखट का एक भाग. स्टक, एकर्ड यानी कि ध्यान में आया. वेरियस, डिफरेंट, विभिन्न. नेक्स्ट इज अपरेंटली, क्लियरली यानी कि स्पष्ट था. नेक्स्ट इज एक्विंटेंस, अ पर्सन दैट यू नो बट हु इज नॉट ए क्लोज फ्रेंड. एक ऐसा पर्सन हो, परिचित हो हमारा, मतलब बहुत ही क्लोज फ्रेंड ना हो, बस थोड़ी सी जान पहचान हो, इट इज कॉल्ड एक्विंटेंस. नेक्स्ट इज इन वन गो, इन वन सिंगल ट्राई, एक ही बार में. नेक्स्ट एंटीक, ओल्ड एंड ऑफन वैल्यूएबल, पुरानी तथा बहुमूल्य चीजें, इट इज कॉल्ड एंटीक. लगिंग, ड्रैगिंग हैवी लोड विद ए लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत ही जोर लगा के किसी भारी सामान को खींचने को हम लगिंग कहते हैं. नेक्स्ट इज वेसेस, फ्लावर पॉट्स कह सकते हैं या इसी टाइप के कोई वेसेस हो जिसमें कुछ सामान रखा गया. नेक्स्ट इज क्रिक, पेनफुल स्टिफ फीलिंग, ऐठन आ जाना, जब मरोड़ सी आ जाती है ना बॉडी में, इट इज कॉल्ड क्रिक. नेक्स्ट वर्ड इज शूक, मूव्ड यानी कि हिलाया. नेक्स्ट इज इंसिस्टेड, प्रेस्ड हार्ड, जिद की, किसी चीज की हट करना, जिद करना, इट इज कॉल्ड इंसिस्टेड. कम ऑन पेज नंबर 12. एंटायरली, fully. Next is convinced, assured. Next is reprovingly, a scolding manner, डांटते हुए, डांटना किसी को, it is called reprovingly. Next word is upset, disturb, discomfort. Next word is precious, good old days या valuable days. Next word is beckoned, called with the movement of hand, हाथ के इशारे से किसी को बुलाना. Next is nodded, shook her head. नेक्स्ट इज लिबरेशन, फ्रीडम, आजादी. वर्ड इज स्टोर्ड स्टफ यानी कि ओल्ड थिंग्स, पुरानी चीजें. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज कन्फ्रंटेटेड विद, फेस और डील विद एन अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट पर्सन और सिचुएशन, गंभीर स्थिति में सामना करना. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज एंडर्ड, लास्टेड या कंटिन्यूड टू एग्जिट, टिकारा, अंत तक टिकारा कहते हैं ना, एंडर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेजुअली, बाय एंड बाय, धीरे धीरे. नेक्स्ट इज क्रूसियस, ईगर, उत्सुक होना किसी चीज के लिए. नेक्स्ट इज पजेशन, गुड्स या आर्टिकल, कोई भी अपना सामान है तो वो हमारी क्या है, पजेशन है. नेक्स्ट वर्ड इज डूइंग एन इरेंड, गोन आउट ऑन पर्पस, काम से बाहर चली गई, इट इज कॉल्ड डूइंग एन इरेंड. नाउ वी कम ऑन पेज नंबर 13. पेज नंबर 13 की फर्स्ट मीनिंग है पैसेज. गलती से स्टूडेंट यहाँ पे पैसेज की मीनिंग लिखी नहीं है, तो इस चैप्टर में पेज नंबर 13 पे पैसेज की मीनिंग है कवर्ड वरांदा या गैलरी, या हिंदी में कह सकते हैं गलियारा. गेट से अंदर घुसते ही जब कवर्ड वरांदा हो या कोई गैलरी हो जिससे अंदर जाने की हमारी एंट्री हो, हमारे घर में जाने का रास्ता हो, तो इट इज कॉल्ड पैसेज दिया है और मीनिंग होती है कवर्ड वरांदा. नेक्स्ट वर्ड इज हनुका. हनुका द फीस्ट ऑफ लाइट्स यानी कि कैंडल स्टैंड कह सकते हैं, मोमबत्ती लगाने का बड़ा सा स्टैंड को हनुका कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज कंबरसम, लार्ज एंड हैवी. नेक्स्ट इज हॉरिफाइड, टिल्ड विद फियर, भय से भयभीत हो जाना, डर जाना मतलब. नेक्स्ट वर्ड इज ऑप्रेस्ड, ट्रबल्ड, व्यथित कर रही थी यानी कि परेशान कर रही थी. ऑप्रेस्ड, परेशान हो जाना, व्यथित करना. नेक्स्ट वर्ड इज टेस्टलेस, वी, क्लमसी या डिसऑर्डरली, फूहड़ तरीके से, बेकार तरीके से, मतलब फर्नीचर रखा हुआ था ना, चैप्टर में आया है, तो इट इज कॉल्ड टेस्टलेस वे. नेक्स्ट वर्ड इज मगी. मगी की मीनिंग स्टूडेंट होती है डैम्प यानी कि सीलन, सीलन की स्मेल होती है ना, उसे मगी कहते हैं. नेक्स्ट इज स्केर्सली, हार्डली एट ऑल, ना के बराबर, जब कोई वस्तु ना के बराबर होता है, इट इज कॉल्ड स्केर्सली. पैटर्न का मतलब होता है डिजाइन. नेक्स्ट इज एज, बॉर्डर यानी कि किनारा. नेक्स्ट पॉड,
फिल्ड द कप विद चाय डाल रही थी ना कप में उनकी बेटी, मिसेस डॉर्लिंग की बेटी, जब ये हमारी नरेटर उनके घर गई थी तो वहां पे यूज हुआ है पॉल्ड। नेक्स्ट वर्ड इज लिड, कवर या ढक्कन। नेक्स्ट इज फेनिशिएट, लाइक्ड या वांटेड, वो चाहती थी। नेक्स्ट इज प्यूटर, अ ग्रे मेटल मेड बाय मिक्सिंग टिन एंड लीड, कांसे का कोई बर्तन। नेक्स्ट इज एंटीक, एंटीक की मीनिंग होती है ऑफ ओल्डन टाइम्स एंड प्रीसियस, पुरानी वस्तुएं लेकिन वो जो बहुत ही प्रीसियस हो, बहुत ही बहुमूल्य हो हमारे लिए, तो इट इज कॉल्ड एंटीक, वह एंटीक वस्तु होती है। हम ऑन पेज नंबर 14 स्टूडेंट, ये लास्ट पेज है हमारे चैप्टर का। फर्स्ट वर्ड इज कटलरी। कटलरी की मीनिंग होती है जिसमें कटलरी के अंतर्गत नाइफ, फॉक्स, स्पून सारी चीजें आ जाती है ना, तो कटलरी स्टैंड भी आता है, कटलरी सेट आता है, इट इज कॉल्ड कटलरी। कटलरी और क्रॉकरी में अंतर होता है स्टूडेंट। कटलरी के अंतर्गत नाइफ, फॉक्स और स्पून आते हैं, और अगर क्रॉकरी होगा तो वो प्लेट्स, कप्स वगैरह आएंगे, तो वो क्रॉकरी कही जाएगी। तो नेक्स्ट वर्ड है इंटेंटली, शोइंग स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट एंड ऑफन। नेक्स्ट इज जिगलिंग, यानी कि मेटेलिक साउंड, खनखनाने की आवाज, रिंगिंग भी कह सकते हैं। जब वो बर्तन छेड़ रही थी, अपने क्रॉकरी का सामान छेड़ रही थी ना मिसेस डॉर्लिंग की बेटी, तो वहां पे आया था जिगलिंग, यानी कि खनखन की आवाज। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्जेक्ट, यानी कि थिंग्स। नेक्स्ट इंस्टेंटली, एट वंस, केयरफुली। नेक्स्ट इज सर्व, सेपरेटेड या कट ऑफ, यानी कि कटे हुए। नेक्स्ट इज शेयर्ड, स्मॉल थिन पीसेस। नेक्स्ट इज रिजॉल्व, डिटरमाइंड, यानी कि निश्चय कर लिया। इसी के साथ स्टूडेंट हमारी सभी वर्ड मीनिंग कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक में हम आपसे मिलते हैं इसी चैप्टर के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल टू यू. If yes, please like this video, share this video with your friends, and subscribe my channel for more videos. Thank you so much for watching. Bye. Hello student, this is Anupam Gambhir and you are watching Anupam English classes. स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 11th इंग्लिश स्नैपशॉट बुक से चैप्टर 2 द एड्रेस, जिसके राइटर मार्गो मिंको है, इसके आज हम एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे। स्टूडेंट, चैप्टर से रिलेटेड सभी हार्ड वर्ड्स हम कवर कर चुके हैं और उसकी समरी भी, चैप्टर की समरी भी हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। पहले ये छोटा सा ओवरव्यू दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। दिस शॉर्ट स्टोरी is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belonging after the war in Holland. ये poignant की मीनिंग स्टूडेंट होती है पैथेटिक, यानी कि द्रवित करने वाली दयनीय स्थिति होती है। बिलोंगिंग्स की मीनिंग होती है पीसेस ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि हमारा सभी सामान, हमारी संपत्ति की वस्तुएं कह सकते हैं। तो ये छोटी सी स्टोरी एक बहुत ही दुखी करने वाली दयनीय स्टोरी है, जो कि एक पुत्री की स्टोरी है जो वार के बाद, हॉलैंड में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था ना, उसके बाद अपने माँ की बिलोंगिंग्स, यानी कि माँ ने जो सामान युद्ध के दौरान अपनी जान पहचान की लेडीज को दे दिया था, उससे वापस लेने के लिए जाती है। युद्ध के बाद की स्थिति, when she finds them, the object evoke memories of her earlier life. evoke की मीनिंग होती है स्टूडेंट arouse, यानी कि स्टोक अप, उसको याद दिलाया। किसने याद दिलाया? memories of her earlier life। तो जब वो सभी सामान को देखती है, उनके घर जाती है, जिस लेडीज को उसकी मदर ने सभी सामान दे दिया था, तो वो उनके घर जाती है और वो सारा सामान जब वो देखती है, तो उसकी माँ की, जब उसकी माँ थी तो पहले वाली लाइफ जब उसकी माँ उपस्थित थी, तो उसको वो सारी स्टोरी क्या होती है, याद आ रही है, सारी मेमोरीज उसके माइंड में फिर से आ जाती है। हाउएवर शी डिसाइड टू लीव देम ऑल बिहाइंड एंड रिजॉल्व टू मूव ऑन। रिजॉल्व की मीनिंग स्टूडेंट होती है डिसाइड। तो फिर वो जब वो सारी सोचती है कि ये तो सामान उन्होंने ढंग से नहीं रखा होता है ना, उस लेडीज ने जिसको उसकी मॉम ने दिया था, तो वो सोचती है कि ये सभी सामान तो इन्होंने बहुत ही बेकार तरीके से रखा हुआ है, अब मैं इसको लेके जाऊंगी तो मेरी माँ की याद मुझे हमेशा आती रहेगी। तो वो डिजाइड, रिजॉल्व की मीनिंग होती है डिसाइड। तो वो डिसाइड करती है लास्ट में कि मैं इस सामान को यही छोड़ दूंगी और मैं वापस मुड़ के यहाँ पे कभी भी नहीं आऊंगी, और उस एड्रेस को भी भूल जाऊंगी जो मॉम ने दिया था। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है खत्म हो जाता है इसके साथ ही। तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। पेज नंबर 10, फर्स्ट पैराग्राफ,
डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क। स्टूडेंट, ये जो आई है चैप्टर की नरेटर है, वो बेटी है जो अपनी माँ का सभी सामान लेने के लिए वॉर के बाद हॉलैंड में वापस आती है, क्योंकि जब वॉर के दौरान वो हॉलैंड छोड़ के चले गए थे ना, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, उसके सब सिचुएशन थोड़ी ठीक हो गई, तो वो वापस आती है और क्या पूछती है कि क्या आप मुझे जानती हैं। द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। सर्चिंगली की मीनिंग होती है सीरियसली या डाउटफुली। तो खोजी दृष्टि से जो वुमेन है वो मुझे देखती है। ये मी और आई किसके लिए आ रहा है स्टूडेंट? नरेटर के लिए आ रहा है। बेटी है जो उसका नाम नहीं चैप्टर में शो किया गया है, वो मिसेज एस की बेटी है जो आगे आएगा। शी हैड ओपन द डोर आ चिंक। चिंक की मीनिंग होती है आ नैरो ओपनिंग दरार, मतलब जो थोड़ा सा दरवाजा वो ओपन करती है वो लेडी जिसके घर वो आती है नरेटर, और वो थोड़ा सा दरवाजा ओपन करके खड़ी हो जाती है। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। वो फिर दरवाजे के थोड़ा पास आती है जो नरेटर है, और सीढ़ी के पास आके, दरवाजे के पास एक सीढ़ी होगी, वहां आके खड़ी हो जाती है। नो, आई डू नॉट नो यू। फिर वो जो लेडीज होती है जिसने दरवाजा ओपन किया होता है वो कहती नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसेज एस डॉटर। मैं मिसेज एस की पुत्री हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज थो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। अब वो जो लेडीज होती है वो थोड़ा सा दरवाजा और ओपन करती है, मतलब थोड़ा सा बाहर की साइड आकर खड़ी होती है। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। तो जो एब्सोल्युटली की मीनिंग होती है टोटली, पूर्णता। तो जो उसका फेस होता है, और रिकॉग्निशन की मीनिंग होती है एक्ट ऑफ रिमेम्बरिंग, यानी कि जो उसके फेस का रिएक्शन होता है उससे ऐसा लग रहा होता है कि हाँ वो थोड़ा बहुत पहचान रही है। फिर मतलब उसका जो फेस के अट्रैक्शन होते हैं उससे उसको पता चलता है। शी केप्ट स्टार्टिंग एट मी इन साइलेंस। फिर भी वो चुपचाप मुझे देखती है। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन। अब उसको लगता है नरेटर को कि शायद मेरे से कोई गलती हो गई है। आई थॉट परहैप्स इट इज नॉट हर। मैं सोचती हूँ कि यह शायद वो लेडीज नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस। मैंने उसको केवल एक ही बार देखा था। फ्लिटिंगली, फ्लिटिंगली की मीनिंग होती है स्टूडेंट फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी कि थोड़े देर के लिए, एक बार थोड़े समय के लिए मैंने उसको देखा था केवल। एंड दैट वॉज ईयर्स अगो। और ये बहुत साल पहले की बात है। इट लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड। अब वो जो दरवाजे को छोड़ देती है वुमेन होती है जिसने दरवाजा ओपन किया होता है, और वो थोड़ा सा साइड पे आ जाती है, दरवाजा खुल जाता है थोड़ा ज्यादा। शी वॉज वेयरिंग माई मदर ग्रीन निटेड कार्डिगन। अब उस लेडीज ने ग्रीन कलर का कार्डिगन पहना होता है। कार्डिगन क्या होता है? जो आगे से बटन ओपन हो जाते हैं ना, बटन लगे होते हैं, तो वो ग्रीन कलर का कार्डिगन पहना होता है, और वो उसकी मदर का ही होता है। जो वॉर के समय उसकी मदर ने सारा सामान, उनको वैल्यूएबल सामान दे दिया था, तो वो कार्डिगन भी उसकी मॉम का था। द वुडन बटन वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग। अब जो उसमें बटन लगे हुए थे वुडन के, वो वॉश कर करके कैसे हो गए थे? पेल हो गए थे, यानी कि फेड हो गया था उनका कलर। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर। अब वो जब देख रही होती है कि हाँ मैंने वो कार्डिगन को पहचान लिया है, तो वो फिर दरवाजे के पीछे हाफ अपने आप को छुपा लेती है। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट। अब वो समझ जाती है, नरेटर हमारी समझ जाती है कि हाँ मैं सही प्लेस पे आई हूँ, सही घर में आई हूँ। पहले तो उसको डाउट होने लगता है ना, जब वो पहचानती नहीं है तो वो सोचती है शायद मैं गलत घर आ गई हूँ, लेकिन अब उसको कंफर्म हो जाता है कि हाँ मैं ठीक ही घर में आई हूँ। वेल यू नो माई मदर, आई आस्क्ड। मैंने पूछा क्या आप मेरी मदर को जानती है। हैव यू कम बैक। आप लोग वापस आ गए। अब वो लेडीज उससे पूछती है, सैट द वुमेन, वो जो लेडी ने दरवाजा ओपन किया होता है पूछती है आप लोग वापस आ गए। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। तो मैंने कहा कि नहीं, केवल मैं, ओनली मी, केवल मैं ही वापस आई हूँ, और कोई भी वापस नहीं आया है। बाकी हमारी फैमिली का कोई भी व्यक्ति सरवाइव नहीं कर पाया है, केवल मुझे छोड़कर केवल मैं ही बच पाई हूँ। नाउ वी कम ऑन पेज नंबर 11। A door opened and closed in a passage behind her. डोर ओपन हो जाता है, और ज्यादा थोड़ा सा डोर खुल जाता है, और वो लेडी अपने आप को थोड़ा और पीछे छुपा लेती है डोर के पीछे। अ मस्टी स्मेल एमर्ज्ड। मस्टी की मीनिंग होती है स्टूडेंट स्मेलिंग डैम्प, यानी कि सीलन की बदबू, थोड़ी सी स्मेल आ रही थी, सीलन की कहती है कि वहां से मुझे स्मेल की स्मेल बाहर आती हुई फील हुई, मतलब उसको ऐसा लगा कि अंदर बहुत ही सीलन है। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू।
अब वो लेडीज कहती है कि मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन। अब वो जो लड़की आई होती है हमारी नरेटर, वो कहती है मैं यहाँ पे स्पेशल ट्रेन से आई हूँ, बहुत दूर से ट्रेन से आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेट द वुमेन। और वुमेन कहती है जिसने दरवाजा ओपन किया था, अब वो कहती है कि यह मेरे पास सही समय नहीं है। कन्वीनियंट की मतलब मीनिंग होती है सुटेबल, तो यह मेरे पास सुटेबल समय नहीं है आपसे बात करने का। आई कांट सी यू, मैं आपसे नहीं मिल सकती। अनदर टाइम, कहती है अगले टाइम आना, दूसरी बार आना। शी नॉटेड एंड cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. वो दरवाजा अचानक से बंद कर देती है और ऐसे आराम से दरवाजा बंद कर देती है कि अंदर किसी को भी पता ना चले, कि कोई भी डिस्टर्ब ना हो कि कोई आया था। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप। अब वो नरेटर कहती है कि मैं कुछ देर के लिए वहीं उसी स्टेप पे खड़ी रही, जो सीढ़ी के पास स्टेप पे वो खड़ी थी वो वहीं खड़ी रही। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। जो कर्टेन लगा हुआ था बे विंडो पे, स्टूडेंट बे विंडो की मीनिंग होती है अ विंडो फॉर्मिंग अ रेसिस, खिड़की। जो दरवाजे के पास खिड़की होती है जहाँ थोड़ी सी ब्रॉड होती है और जहाँ थोड़ी सी बैठने की भी जगह हो, तो वो कहता है, कह रही है नरेटर कि कर्टेन थोड़ा सा हटा और मैंने देखा कि बे विंडो वहाँ पे किसी ने मूव किया है, बे विंडो से कर्टेन को थोड़ा हिलाया। Someone stared at me and would then have asked what I wanted. नरेटर आगे कहती है कि किसी ने मुझे देखा, स्टीयर्ड मतलब घूरा, और वो जानना चाहता था कि शायद पूछना चाहता था कि कौन है। ओ नथिंग, द वुमेन वुड हैव सेड इट वॉज नथिंग। अब किसी ने पूछा होगा, वो आइडिया लगा रही है कि भाई कौन आया था, तो वो जो वुमेन है दरवाजा बंद करके अंदर चली गई थी, तो वो कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं, कोई नहीं है, कुछ नहीं। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। अब वो कहती है कि मैंने दोबारा नेम प्लेट को देखा। डॉर्लिंग इट सेट, उस पर क्या लिखा हुआ था, डॉर्लिंग लिखा हुआ था, इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट इनेमल। इनेमल का मतलब होता है स्टूडेंट हार्ड शाइनी सरफेस के ऊपर ब्लैक कलर से, वाइट कलर का उसका बेस था और ब्लैक कलर से उस पर लिखा हुआ था डॉर्लिंग। ऑन द जेम अ बिट हायर द नंबर 46। जैम की मीनिंग होती है स्टूडेंट साइड पोस्ट ऑफ द विंडो, चौखट का अगला भाग, ऊपर का भाग साइड पे एक लगा हुआ था, बोर्ड लगा हुआ था जो वाइट कलर का था, उसका सरफेस वाइट कलर का था, ब्लैक कलर से उसके ऊपर डॉर्लिंग लिखा हुआ था और नंबर 46 नंबर उस पर मेंशन था। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother who had given me the address years ago. फिर मैं स्टेशन की तरफ वापस आई और मैंने सोचा कि जो मेरी माँ ने बहुत साल पहले जो मुझे एड्रेस दिया था उसके बारे में मैं सोचने लगी। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, तो ये फर्स्ट हाफ का समय था, वॉर के फर्स्ट हाफ का टाइम था। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड इट स्टक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। के लिए मैं उस समय घर पर आई हुई थी और मैंने नोटिस किया कि घर में कुछ चेंज हो गया, कुछ बदलाव हुए हैं। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मुझे लगा कि बहुत सारी चीजें हमारे घर से मिसिंग है। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली। मेरी मदर मुझे देख के सरप्राइज हो गई कि मैंने कितनी जल्दी से नोटिस कर लिया कि घर का सामान मिसिंग है। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग। उस समय मेरी मॉम ने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर। अपेरेंटली की मीनिंग होती है स्टूडेंट क्लियरली, स्पष्ट था, यानी कि स्पष्ट था बिल्कुल। और एक्वेंटेंस की मीनिंग होती है अ पर्सन दैट यू नो बट हु इज नॉट अ क्लोज फ्रेंड। एक परिचित व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो आपका बहुत ही क्लोज फ्रेंड नहीं है लेकिन आपके जान पहचान का है। तो नरेटर कह रही है कि अब स्पष्ट हो गया था कि ये जो बूढ़ी लेडीज है, ये मेरी मदर की एक्वेंटेंस है, यानी कि जान पहचान वाली महिला है। whom she had not seen for years, जिसको मैं बहुत समय पहले से ही नहीं जानती, मतलब हाल फिलहाल में जानती हूँ। तो उसकी मदर डॉर्लिंग के बारे में
बताती है, हमारी जो नरेटर है उसकी मदर डार्लिंग के बारे में बताती है कि ये एक महिला है, मेरी जान पहचान की महिला है, जिसको मैं बहुत सालों पहले से नहीं जानती, कुछ ही टाइम से मैं जानती हूँ। शी हैड सडनली टर्न्ड अप एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली। अब ये जो महिला थी, डार्लिंग महिला जिसके बारे में बता रही है उसकी मदर, तो वो उनके घर में रिन्यूड बार बार अब आने लगती है, कॉन्टैक्ट अपना बढ़ा लेती है, ज़्यादातर आने लगती है और उनके घर में रेगुलर आने लगती है। एनी टाइम शी लिव्स हेयर शी टेक समथिंग होम विद हर, सैड माई मदर। मेरी माँ ने मुझे यह भी बताया कि जब भी वो यहाँ आती है तो यहाँ हमारे घर का कुछ ना कुछ सामान लेकर जाती है। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, और एक ही बार में वो पूरा टेबल सिल्वर ले गई, मतलब टेबल पे पड़े होना फॉक्स, नाइफ्स, स्पून्स, सारे चांदी का सामान जितना टेबल पे था वो सारा वो एक ही बार में ले गई। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, और वो एंटीक की प्लेट्स भी ले गई जो यहाँ पे हैंग की हुई थी। तो एंटीक की मीनिंग होती है ओल्ड एंड ऑफन वैल्यूएबल, ऐसी पुरानी चीजें जो हमेशा बहुमूल्य हो तो उसे एंटीक कहा जाता है। तो वो एंटीक प्लेट भी अपने साथ ले गई। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस एंड आई एम वरीड शी गॉट ए क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी। अब वो इतना सारा सामान अपने साथ लाद लाद के ले जाती थी। लगिंग की मीनिंग स्टूडेंट होती है ड्रैगिंग हैवी लोड विद अ लॉट ऑफ एफर्ट, बट जोर लगाकर कोई सामान को, बहुत भारी भरकम सामान को खींचना। तो वो हमारी नरेटर कह रही है कि मुझे तो उसको देख के लगता था कि उसके तो कमर में क्रिक ही आ गया होगा। क्रिक की मीनिंग होती है पेनफुल स्टिफ फीलिंग, यानी कि ऐठन ही हो गई होगी, क्योंकि वो इतनी भारी भारी जो क्रॉकरी है, वेसेस है, और वेसेस किसे कहते हैं, फ्लावर पॉट्स या कुछ और सामान रखने के जो वेसेस होते हैं बड़े बड़े, कि वो उनको इतने भारी भरकम सामान को ले जाती है तो उनकी कमर में तो क्रिक ही आ गया होगा। माई मदर शुक हर हैड पिटिंगली, और जो मेरी मदर है वो शुक मतलब अपना सिर हिलाती है, मूव्ड मतलब शुक की मीनिंग है मूव्ड, उन्होंने अपना सिर हिलाया, हाँ के भाव में सिर हिलाया, और दया से मतलब बहुत ही दया करती थी। और क्या कहती थी, आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर। यहाँ स्टूडेंट आई किसके लिए आया है, नरेटर की मॉम के लिए आया है। वो कहती है कि मैं तो हिम्मत भी नहीं कर पाती थी उनसे ये पूछने की, कभी भी मैंने हिम्मत ही नहीं कही कि तुम इतना हमारा सामान कैसे ले जाते हो, बाहर की भरकम सामान। शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, उसने खुद ही मुझे सजेस्ट किया कि मैं ये सारा सामान ले जाती हूँ, और जब बाहर की सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो तुम्हें वापस ले लेना। मतलब उसने खुद ही सजेस्ट किया, कह रही मैं तो हिम्मत भी नहीं कर पाती उनसे कहने की। शी इवन इंसिस्टेड, इंसिस्टेड की मीनिंग होती है स्टूडेंट प्रेस्ड हार्ड, यानी कि जिद करना। तो उन्होंने खुद ही जिद करी कि मैं सामान ले जाती हूँ और सेफ रखूंगी आपका सामान। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग, वो कि वह मेरी जो सारी बहुमूल्य चीज़ें हैं उनको सेफ रखना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लीव हेयर वी शैल लॉस एवरीथिंग, शी सेज, वह कहती है कि अगर ये सारा सामान यही रहेगा तो ये सब हमारा सामान क्या होगा, खो जाएगा, बाहर की सिचुएशन में सब कुछ बेकार हो जाएगा। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड। अब कह रही है नरेटर कि मैंने पूछा कि क्या आप आसानी से मान गए, उसकी सारी बातें मान गए कि वो सब सामान यहाँ से ले जाएगी। एज इफ दैट्स नेसेसरी, माई मदर क्राइड। अब मेरी मम्मी ने डांट के कहा कि क्या ऐसा पूछना जरूरी था कि हाँ तुम हमारा सामान ले जा रही हो तो सेफ रखोगी या नहीं रखोगी। तो उन्होंने डांट के उनसे नरेटर से कहा, इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। अब अगर मैं इनसे ऐसा पूछती कि हाँ तुम सेफ रखोगी, वापस करोगी या नहीं करोगी, तो इससे तो उनकी इंसल्ट होती। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग। और मेरी माँ मेरे से कहती है कि तुम खुद सोचो कि वो हर बार हमारे घर आती है और इतना बड़े बड़े सूटकेस भर के, इतना भारी भरकम बैग भर के ले जाती है, तो हम उनसे ऐसा कुछ भी पूछ नहीं सकते, तो मैं ऐसा पूछकर रिस्क नहीं ले सकती थी। नाउ वी कम ऑन पेज नंबर 12। My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. मेरी मम्मा ने नोटिस कर लिया कि मैं उनको ये कन्विंस नहीं कर पा रही, मतलब कि उनको ये, मेरी बेटी को ये कुछ सही नहीं लग रहा। शी लुक्ड एट मी रिपोर्टिंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। तो वह रिपोर्टिंगली की मीनिंग होती है इन अ स्कॉल्डिंग मैनर, यानी कि डांटते हुए। तो उन्होंने डांटते हुए ऐसे सब कुछ उनकी तरफ देखा, मतलब
डरावनी आंखों से देखा उनकी तरफ और उसके बारे में उन्होंने उसके बाद कभी भी बात नहीं की। Meanwhile, I had arrived at station without having paid much attention to things on the way. और उसी समय मैं फिर स्टेशन पे पहुंच गई, लेकिन आसपास की किसी भी चीज़ों पे मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब वॉर ख़त्म हो चुका था उसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है ना, तो कहिए फिर भी मैंने किसी भी बात पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो अपनी बातें सोच रही थी। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेज अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर। अब वो कह रही है कि वॉर के बाद मुझे ऐसा लग रहा था, जो भी मेरी फैमिलियर चीज़ें थी वो ऐसा लग रहा था कि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ। बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी। और मेरे लिए यहाँ पे ये बार बार आना भी नेसेसरी जरूरी नहीं था। आई डिड नॉट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम। अब ये जो जितनी भी स्ट्रीट्स थी, गलियाँ थी, हाउसेज थे, उन मेमोरीज को मैं अब याद करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जो मेरे बहुल्य टाइम की यादें थी, यानी कि वो यादें जो मेरी माँ की यादें दिलाती थी, तो उनसे ज़्यादा बड़ी बातें ये नहीं थी। वहाँ की स्ट्रीट्स और हाउसेस चाहे वो बदल भी गए थे, फिर भी मैं उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। इन द ट्रेन बैक आई सा मिसेस डार्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। तो यहाँ पे फिर वो स्टेशन पे बैठे बैठे बहुत पहले की बातें याद करती होती है और कहती है कि एक बार ट्रेन में मैंने मिसेस डॉर्लिंग को अपने आगे खड़ा हुआ देखा था, जब फर्स्ट टाइम मैं उससे मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। तो मॉर्निंग में ही मेरी मॉम ने मेरे को उससे इंट्रोड्यूस कराया था, और उसी दिन ही ट्रेन में वो मेरे को सामने खड़ी हुई मुझे दिखी थी। आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स। मैं थोड़ा उस दिन लेट उठी थी, और जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे उतरी, आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट अ वुमेन विद अ ब्रॉड बैग। तो मैंने देखा कि एक वुमेन को मेरी मॉम सी ऑफ कहने के लिए बाहर आई है, और वो वुमेन जिसका ब्रॉड बैक था, यानी कि जिसकी कमर थोड़ी सी ब्रॉड थी। देयर इज माई डॉटर सैड माई मदर। मेरी मॉम ने मेरे को उससे इंट्रोड्यूस कराया और उसको कहा कि ये मेरी बेटी है। शी बैक ऑन टू मी। बैक ऑन की मीनिंग स्टूडेंट्स होती है अकॉर्ड विद द मूवमेंट ऑफ हैंड। तो उसने भी थोड़ा सा हैंड से ऐसे मूवमेंट किया मेरी तरफ। The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. She wore a brown coat and a shapeless hat. तो उस वुमेन ने, नॉडेड की मीनिंग स्टूडेंट होती है शू कर हेड, अपना ऐसे हेड हिलाया कि हाँ ठीक है भाई ये तुम्हारी बेटी है। एंड पिक्ड अप द सूटकेस, और सूटकेस को उठाया अंडर द कोट रैक से। और उसने क्या पहना हुआ था उस दिन? ब्राउन कलर का कोट पहना हुआ था, और एक शेपलेस सी हैट पहनी हुई थी, मतलब किसी जैसे उस ऐसी हैट थी जिसकी कोई खास शेप सी, राउंड या कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रही थी, उसकी शेपलेस हैट थी। डज शी लिव फार अवे? आई आस्क्ड। मैंने पूछा क्या ये बहुत दूर रहती है? द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस। जो तब वो भारी भरकम सूटकेस लेके जा रही है। इन मार्कोनी स्ट्रीट सैड माई मदर नंबर 46, रिमेंबर दैट। तो मेरी मॉम ने बताया कि वो मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है और नंबर 46 में। तो स्टूडेंट यहाँ एड्रेस भी आपको ये याद कर लेना होगा, 1 मार्क में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। I had remembered it, but I had waited a long time to go there. मुझे ये एड्रेस याद है, बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मैंने वहाँ जाने में बहुत देर लगा दी। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर एफ्रेड ऑफ इट। लिबरेशन की मीनिंग होती है स्टूडेंट फ्रीडम, और स्टोर्ड स्टफ की मीनिंग होती है ओल्ड थिंग। मिसेज एस की डॉटर जो नरेटर है वह कह रही है कि जब फ्रीडम हो गई थी, यानी कि युद्ध से छुटकारा हो गया था, तो उसके बाद मेरा कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रह गया था कि मैं वहाँ पर जाऊँ और अपने सामान को देखूँ। तो इसलिए मैंने वहाँ जाने में बहुत देर लगा दी, और नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर एफ्रेड, और मैं वो युद्ध की दहशत से बहुत उस समय डरी हुई थी। एफ्रेड ऑफ बीइंग confronted with things that had belonged to a connection
दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। और ज़्यादा लंबे समय तक मुझे ये कन्फ्रंटेड विथ की मीनिंग होती है स्टूडेंट फेस टू फेस। अब मैं उन चीज़ों के साथ फेस टू फेस ज़्यादा लॉन्ग कनेक्शन भी नहीं रखना चाहती थी, विच वर हिडन अवे इन कवर्ड्स एंड बॉक्सेस एंड वेटिंग इन वेन until they were put back in their प्लेस अगेन। जो सारा सामान बॉक्सेस में कवर्ड्स में रखा हुआ था और उस वेन का मतलब था बिल्कुल बेकार था, व्यर्थ था, विच हैज एंटर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स। अब ये थिंग्स वही सामान की बात हो रही है और एंडर्ड की मीनिंग होती है कंटिन्यू टू एग्जिस्ट यानी कि टिका रहा। तो जो सामान इतने लंबे समय से वहाँ पे टिका हुआ था, पड़ा हुआ था, बेकार तरीके से उन्होंने रखा हुआ था और अब मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सब सामान मेरे लिए उनकी याद दिलाना, उनको याद करना मेरे लिए व्यर्थ है। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन। पर धीरे धीरे जब सिचुएशन नॉर्मल होने लगी, युद्ध के बाद की बात कर रहे हैं कि जब सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होने लगी, ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर, और हमें ब्रेड भी लाइटर कलर का मिलने लगा। देयर वॉज ए बेड यू कुड स्लीप इन unthreatened, a room with a view you were more used of glancing at each day। तो यहाँ स्टूडेंट वो कह रही हैं कि पहले जो युद्ध के समय हमें जो ब्रेड मिलता था वो थोड़ा डार्क कलर का होता था, ब्राउन ब्रेड मिलता था, लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी सही होने के बाद हमें ब्रेड का कलर भी लाइट हो गया है, लाइट ब्रेड मिलने लगा है और ऐसा बेड भी मिलने लग गया है जहाँ का व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है, यानी कि वो सिचुएशन नहीं है जो उस समय थी, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो कह रहे हैं अब व्यू भी थोड़ा अच्छा हो गया, यानी कि सिचुएशन नॉर्मल हो गई है। एंड वन डे आई नोटिस आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द possessions दैट मस्ट स्टिल बी दैट एड्रेस। आगे हमारी नरेटर कह रही है कि फिर बैठे बैठे एक दिन मैंने नोटिस किया कि वो सभी पोजेशन, वो सभी सामान जो हमारे सामान उनको दे दिए गए थे कि मैं उसी एड्रेस पर जाऊं और मैं वहाँ जाकर उनको टच करूं और उनको रिमेंबर यानी कि उनको याद करूं। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई सेकेंड टाइम। अब पहली विजिट के बाद जो मेरी बिल्कुल व्यर्थ गई थी, मिसेस डॉर्लिंग के घर में गई और मेरा जो विजिट बिल्कुल व्यर्थ गई थी, उसके बाद मैंने निश्चय किया सेकेंड टाइम जाने का। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। अब एक 15 ईयर्स की एक लड़की ने दरवाज़ा ओपन किया। आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम। तो मैंने उसकी मॉम के लिए वहाँ पूछा कि तुम्हारी मॉम घर पे है। नो, शी सेड माई मदर्स डूइंग एन इरेंड। इरेंड की मीनिंग होती है स्टूडेंट जॉब या टास्क, यानी कि मेरी मॉम किसी काम से बाहर गई हैं। नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर। तो नरेटर बोलती है कि मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं उनके लिए वेट कर लूँगी। आई फॉलोड द गर्ल along the passage, an old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror। जब नरेटर मिसेस एस की डॉटर को फॉलो करते हुए अंदर जाती हैं उनके पीछे, तो वो क्या देखती हैं कि वहाँ पे एक पुराने फैशन का हनुका स्टैंड रखा हुआ है। हनुका किसे कहते हैं स्टूडेंट? द फीस्ट ऑफ लाइट्स कैंडल स्टैंड, जो वहाँ के लोग, हॉलैंड के लोग एक फेस्टिवल में यूज़ करते थे, एक लोहे का बहुत बड़ा सा कैंडल स्टैंड जिसको वो फेस्टिवल में यूज़ करते थे लाइटिंग के लिए। तो वो कह रहे हैं वो भी मिरर के पास रखा हुआ था जो कि मिसेस एस का था। We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick। तो वो कह रही हैं कि हमने तो इसका यूज़ ही नहीं किया था क्योंकि वो इतना भारी भरकम था। कम्बरसम की मीनिंग होती है लार्ज एंड हैवी, कि इतना बड़ा और भारी था जिसकी वजह से हम उसको यूज़ ही नहीं करते थे। केवल एक सिंगल कैंडल जला के हम काम चला लेते थे, मतलब हैवी होने की वजह से हम उस हनुका को यूज भी नहीं करते थे, जबकि इन्होंने उसका यूज कर रखा है। वॉन्ट यू सिट डाउन, आस्क द गर्ल। गर्ल ने पूछा क्या आप बैठोगी नहीं, बैठ जाओ। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम। उसने लिविंग रूम का दरवाजा ओपन कर दिया। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं उसके पीछे अंदर चली गई। आई स्टॉप्ड, मैं रुकी। हॉरिफाइड आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो। अब मैं उस रूम में जाके, हॉरिफाइड की मीनिंग होती है टिल्ड विद फियर, भय से भर जाना,
मतलब वो अंदर जाके एकदम भयभीत हो गई, शॉक्ड हो गई। और वो क्या देखा उसने कि वो उस रूम को जानती भी है और नहीं भी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ऑप्रेस्ड मी इन अ स्ट्रेंज एटमोसफेयर। अब वो जाकर उसको ऐसा क्यों फील हो रहा था कि मैं इसको जानती भी हूँ रूम को और नहीं भी जानती, इसलिए थी क्योंकि वो सब सामान उसका था, और नहीं भी इसलिए जानती थी कि वो जहाँ आई थी जिस रूम में वो उनका रूम नहीं था। मतलब सामान उनका था लेकिन रूम उनका नहीं था। तो वो कह रही थी अब उस सामान के बीच में जाके मैं ऑप्रेस्ड हो गई। ऑप्रेस्ड की मीनिंग होती है ट्रबल्ड, यानी कि व्यथित कर रही थी। वो दशा उसको बिल्कुल दबा रही थी, व्यथित कर रही थी उस सारे सामान के बीच में। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हर्ट देयर, क्योंकि वहाँ पर जाके जो फर्नीचर था वो बिल्कुल ही बेकार तरीके से रखा हुआ था और स्मेल भी वहाँ से मगी आ रही थी, यानी कि सीलन की बदबू आ रही थी। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, गर्ल ने एक चेयर उसके आगे करी। आई सैट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, और मैं वहाँ बैठ गई चेयर पे, और मैं वो जो टेबल पे वुलन क्लॉथ बिछा हुआ था, टेबल कवर, उसको मैं टच करने इस देखने लगी। आई रब्ड इट, फिर मैंने उसको रब किया। माई फिंगर ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, और रबिंग करते करते मेरी फिंगर बिल्कुल वार्म हो गई। आई फॉलोव द लाइन ऑफ द पैटर्न, मैं उस वो जो डिज़ाइन बना हुआ था टेबल क्लॉथ के ऊपर उसको मैं फॉलो कर रही थी। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, अब मैं उस मार्क को देख रही थी, ढूंढ रही थी, जो कि उन्होंने रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि ये टेबल क्लॉथ भी उन्हीं का था और वो उसको पता था कि इसमें एक बर्न मार्क है, इसीलिए वो डिज़ाइन को फॉलो करते करते अपनी फिंगर्स आगे ले जा रही थी। और वो कह रही है कि हमारी नरेटर कह रही है कि इन्होंने अभी तक उसको रिपेयर भी नहीं किया है, जले के निशान को जो टेबल क्लॉथ पे था उसको वो ऐसा ही यूज करे हैं। माई मदर विल बी बैक सून सेट द गर्ल, आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव अ कप। अब मेरी मॉम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी, उस लड़की ने कहा, और मैं उनके लिए चाय प्रिपेयर कर रही हूँ, क्या आप लेंगे? थैंक यू, यानी कि वो बोलती है थैंक यू, हाँ ठीक है। आई लुकड अप, द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, अब मैंने उन कप्स को देखा जो वो चाय के लिए रेडी कर रही थी, टेबल पे लगा रही थी। शी हैड ए ब्रॉड बैग, उसकी भी जो बैग थी वो ब्रॉड थी। उसके मॉम की बैग भी एक बार बताया गया ना ये कि ब्रॉड बैग थी, और अब बेटी के लिए भी कह रही है कि उसकी जो बैग थी वो ब्रॉड थी, जस्ट लाइक हर मदर, उसकी मॉम की तरह। शी पॉट टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, उसने एक वाइट कलर के पॉट से टी डाली, सर्व करी, यानी कि ऑल इट हैड वॉज ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, और जो टी पॉट के लिड के का बॉर्डर था वो भी गोल्डन कलर का था। आई रिमेम्बर, मुझे याद है, वो कह रही है नरेटर कि मुझे याद है कि ये टी पॉट भी हमारा है, क्योंकि वो वाइट कलर का था और उसके लिड पे जो बॉर्डर था वो गोल्डन कलर का था, और अब वो टी को सर्व करने के लिए उसी का यूज कर रही है, और वो रिमेम्बर कर रही है, याद कर रही है लड़की, नरेटर है जो, कि ये सब सामान हमारा ही है। शी ओपनड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, अब वो एक बॉक्स खोलती है, जो 15 ईयर्स की लड़की चाय सर्व कर रही थी वो बॉक्स खोलती है और उसमें से कुछ स्पून्स बाहर निकालती है। दैट्स अ नाइस बॉक्स, और ये नरेटर कहती है कि वाह कितना अच्छा बॉक्स है। आई हर्ड माई ओन वॉइस, वो कह रही हैं कि मेरे को आवाज़ अपनी आवाज़ ही मुझे सुनाई थी। कभी कभी ऐसा होता है ना, रूम में आवाज़ गूंजती है, तो वो बोली कितना अच्छा बॉक्स है, और वो आवाज़ उसको दोबारा सुनाई दी, यानी कि उसको खुद की आवाज़ सुनाई दी। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, ये बहुत अजीब सी आवाज़ थी, एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, और इस रूम में हर आवाज़ डिफरेंट यानी कि अलग अलग लग रही थी। ओ यू नो अबाउट देम, ओ तुम इन सब के बारे में जानते हो। शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, वो वापस मुड़ी और मेरी चाय लाई। शी लाफ्ड, वह हंसी। माई मदर सेज इट इज एंटीक, मेरी मॉम ने बताया है कि ये सब सामान एंटीक है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास ऐसा बहुत सा एंटीक सामान है। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, रूम की तरफ पॉइंट करके उसने दिखाया कि वहाँ भी एंटीक है, ये भी है, ये भी है, हमारे पास ऐसा बहुत सा सामान है। सी फॉर योर सेल्फ, तुम अपने आप देख लो, तुम देख सकते हो कि हमारे पास ऐसा बहुत सा सामान है। लेकिन वो मिसेज एस की जो बेटी थी, जो नरेटर है हमारी, वो तो इन सब सामान से वाकिफ थी, क्योंकि वो सब सामान तो उन्हीं का ही था ना। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, आई न्यू विच थिंग्स शी मीन्ट।
अब नरेटर कह रही हैं कि मुझे कोई भी नीड नहीं थी उसके हैंड को फॉलो करने की। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो तो सब सामान उसी का ही था, वो तो फेमिलियर थी, उससे सब जानती थी उस सामान को। आई न्यू विच थिंग्स शी मींट, जो वो दिखाना चाह रही थी मुझे उसको फॉलो करने की नीड नहीं थी। आई जस्ट लुक एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैं तो केवल उसको देख रही थी जो टेबल कवर के ऊपर एक पेंटिंग बनी हुई थी। स्टिल लाइफ का मतलब है जो वो पेंटिंग बनी हुई थी टेबल कवर के ऊपर। कह रही है मैं तो सिर्फ उसको ही देख रही थी। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट। अब यहाँ फैंसीड की मीनिंग होती है स्टूडेंट वांटेड या लाइट, और प्यूटर की मीनिंग है अ ग्रे मेटल मेड बाय मिक्सिंग टिन एंड लीड, से मिलाकर जब कोई मेटल तैयार किया जाता है तो उसे प्यूटर कहते हैं। तो वो कह रही हैं कि वह जो पेंटिंग थी उसमें एक ग्रे कलर की, यानी कि कांसे के जैसी प्लेट के ऊपर एप्पल बने हुए थे, ऐसी पेंटिंग थी। मैं तो केवल उस पेंटिंग को देख रही थी क्योंकि जब वो मैं छोटी थी, एज अ चाइल्ड जब मैं छोटी थी तो मैं ऐसा चाहती थी कि मैं उसमें से एप्पल निकाल लूं। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग शी सेड। अब वो लड़की कहती है हम इसको कॉमनली यूज करते रहते हैं, इन सामान को हम तो यूज करते रहते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। अब वॉल की तरफ कुछ हैंगिंग की होंगी प्लेट, एंटिक प्लेटें, उसकी तरफ पॉइंट करके दिखाती है कि वो जो प्लेट हैंगिंग है उनमें हम एक बार तो खाना भी खा चुके हैं। आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल। हमने खाना खाया लेकिन मुझे कुछ उसमें से स्पेशल नहीं लगा, ये तो नॉर्मल ही लगा, जैसे हम नॉर्मल किसी प्लेट में खाते हैं तो ऐसा ही उस प्लेट में भी मुझे लगा। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। और वो जो उसको बर्न मार्क वो ढूंढ रही थी ना, टच कर करके टेबल क्लॉथ को, तो फाइनली उसको मिल जाता है। और वो जो लड़की है उसको क्वेश्चन उसके माइंड में आ रहा होता है कि ये क्या कर रही है, ये क्यों ढूंढ रही है, इसको इसको क्यों टच कर रही है। येस आई सेड यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस you hardly looked at them anymore. You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it, for example. वो कहती हैं, अब नरेटर कहती है हाँ हाँ ये सब चीज़ तुम जो यूज कर रही हो, ऐसे अगर हमारे सब हम तो यूजुअली यूज करते रहते हैं घर में, लेकिन हम सब सामान का नोटिस तब करते हैं जब वो मिसिंग होती है, यानी कि या तो रिपेयर के लिए कहीं बाहर दी गई होती है या फिर लेंट इट, यानी कि कुछ समय के लिए किसी को उधार में दे दी जाती है थोड़े टाइम के लिए यूज करने के लिए, तब हम नोटिस करते हैं कि हाँ हाँ वो चीज़ हमारी कहाँ है। अगेन आई हर्ड द unnatural sound of my voice and I went on. अगेन जब दोबारा उसने ये सब बातें बोली तो फिर वो अननेचुरल साउंड उसको दोबारा से वही अपनी आवाज़ इको होती हुई सुनाई दी, यानी कि रिपीट उसको वही आवाज़ सुनाई दे रही थी, गूंज रही थी आवाज़ रूम में। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। और मुझे याद आया कि जब मैं एक बार छोटी थी तो मेरी मॉम ने मुझे कहा था कि ये सब सिल्वर का सामान जितना भी है इसको पॉलिश करने में तुम मेरी हेल्प करो। It was a very long time ago, and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay एट होम बिकॉज आई वॉज इल। तो ये बहुत समय पहले की बात है जब थोड़े टाइम के लिए मैं घर पर थी और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, घर पर रुकी हुई थी। तब मेरी मॉम ने मेरे से कहा था कि इस सामान को पॉलिश करने में मेरी हेल्प करो, एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर। और उससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मींट एंड शी रिप्लाइड सरप्राइज दैट इट वॉज द स्पून फॉक्स एंड नाइफ्स ऑफ कोर्स, and that was the strange thing. I didn't know the cutlery we ate of every day was silver. अब मिसेस डॉर्लिंग की बेटी बहुत सरप्राइज हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या हम जिस स्पून्स में कटलरी किसे कहते हैं स्टूडेंट? कटलरी कहते हैं स्पून्स फॉक्स और नाइफ्स का सेट होता है ना, उसे कटलरी कहते हैं। तो वो कहती है अरे जिसमें भी हम कटलरी से खाना खाते हैं क्या वो सब सिल्वर का है, जिसमें जो हम रोज यूज करते हैं? The girl laughed again. I bet you do not know. It is either. I looked intently at her. What we eat with? She asked. अब वो लड़की है जो हंसती है थोड़ा सा और वो कहती है कि मैं शर्त लगा के बता सकती हूँ कि जो तुम इंटेंटली की मीनिंग होती है स्टूडेंट, शोइंग स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट,
कि तुम जो इतना इंटरेस्ट दिखा रही हो जिस सामान में कि वह सिल्वर का है। वेल डू यू नो, क्या तुम जानते हो। शी हेजिटेटेड, वह थोड़ी हेजिटेट होती है, हिचकिचाती है लड़की। शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन ए ड्रॉर, वो साइड बोर्ड की तरफ जाती है और ड्रॉर को ओपन करती है। आई विल लुक, इट इज इन हियर, मैं देखती हूँ कि ये जो सारा सामान तुम बता रही हो कि ये जो भी कटलरी है कि ये सिल्वर की है, तो मैं चेक करती हूँ कि क्या ये यहाँ पे है वही सामान जो तुम कह रही हो सिल्वर का है। आई जम्प्ड अप, आई वॉज फॉर गेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन। और मैं वो एकदम खड़ी होती है, कौन, मिसेज एस की बेटी जो नरेटर है, और वो कहती है कि अरे मुझे तो जाना होगा और मेरे ट्रेन पकड़ने का टाइम हो चुका है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, उसका हैंड अपने ड्रॉर पर ही होता है मिसेज डॉर्लिंग की बेटी का। डोंट यू वांट टू वेट फॉर माय मदर, क्या तुम मेरी मॉम के लिए वेट नहीं करोगी। नो आई मस्ट गो, नहीं नहीं मैं वेट नहीं करूंगी, मुझे जाना होगा। I walk to the door, the girl pulled the drawer open, I can find my own way। अब वो जो लड़की है उसको छोड़ने के लिए बाहर की तरफ जाने लगती है, तो वो कहती है नहीं नहीं मैं अपना रास्ता खुद देख लूंगी, मतलब मैं खुद से बाहर चली जाऊंगी। As I walked down the passage, I heard the jiggling of spoons and forks। तो जैसे ही वो पैसेज मतलब गैलरी जो बंद गैलरी होती है ना, लॉबी या गैलरी कह सकते हैं, तो वहां से वो गुजर रही होती है, बाहर की तरफ जा रही होती है, तो उसको आवाज, वो कहती है कि मैंने एक आवाज सुनी, जिगलिंग की आवाज। जिगलिंग किसे कहते हैं स्टूडेंट, खन 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 करने की आवाज, जिसे वो फॉक्स स्पून्स वगैरह वो चेक कर रही थी ना कि वो सिल्वर के हैं या नहीं है, मिसेस डॉर्लिंग की बेटी, तो वो उसको आवाज सुनाई दी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, और रोड के उसी जो पासे से वो निकल रही थी बाहर की तरफ, तो वहां पे उसने फिर उस नेम प्लेट को देखा, मार्कोनी स्ट्रीट इट सेड, जिस आई हैड बीन एट नंबर 46, और उस पे मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 पे लिखा हुआ था। द एड्रेस वॉज करेक्ट बट नाउ आई डिडंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर। ये एड्रेस तो करेक्ट है, बिल्कुल सही एड्रेस पे मैं आई हूँ, लेकिन अब मुझे इन सारी चीज़ों को याद नहीं रखना है। आई वुड नॉट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ former times instantly lost their value when served from them you see them again in strange surrounding। अब वो कह रही है, जो मिसेज एस की बेटी नरेटर है, वो कह रही है कि मैं सही एड्रेस पे तो आई हूँ जो मेरी मॉम ने बताया था, लेकिन अब इन चीज़ों से मेरा कोई लिंक नहीं है। वो फैमिलियर चीज़ें, जो सभी मेरा सामान था, जो मेरे लिए फैमिलियर था, अब वो मेरे लिए स्ट्रेंज चीज़ें हो गई हैं। अब ये स्ट्रेंज सराउंडिंग भी मुझे सारा स्ट्रेंज लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब मेरी मॉम की डेथ हो गई है, तो ये सारी चीज़ें हमारे घर में थी, कितने अच्छे से सेट थी, अरेंज थी, लेकिन इन्होंने कितने बेढंगे से रखा हुआ है, और इनकी सारी वैल्यू भी अब मेरे सामने, इनकी वैल्यू भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब मेरी मॉम की डेथ हो गई है, तो अब मैं इन चीज़ों को भुला देना चाहती हूँ। And what should I have done with them in a small rented room where the shred of black out paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer। अब वो कह रही है कि अब इन सामान का मैं करूँगी भी क्या, क्योंकि अब जहाँ मैं रेंट वाले रूम में रहती हूँ वो तो इतना छोटा सा घर है, तो वहाँ तो टूटा फूटा सा है, थोड़ा टेप, ब्लैक कलर की टेप लगा लोगों के उसको चिपका रखा है, सेट कर रखा है, और जो कटलरी रखने का ड्रॉर है वो भी बहुत छोटा सा है, जिसमें थोड़ी सी कटलरी, स्पून्स, फॉक्स और नाइफ फिट आ सकते हैं। तो इतना अब मैं इतना सारा सामान ले जाकर करूँगी भी क्या, तो छोटे से ड्रॉर में तो वो फिट भी नहीं आएगा। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, दैट वुड बी द ईजिएस्ट। अब वो कह रही है, रिजॉल्व की मीनिंग होती है डिटरमाइंड, यानी कि निश्चय कर लिया, मैंने निश्चय कर लिया कि इस एड्रेस को मैं हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊंगी, और वे सभी चीज़ों को कभी भी याद नहीं रखूंगी, हमेशा के लिए भूल जाऊंगी, ये मेरे लिए भूलना ज़्यादा ईजी होगा। वो कह रही है कि मतलब इतने सारे सामान को ले जाने से अच्छा इस एड्रेस को ही मैं भूल जाऊंगी, वो मेरे लिए ज़्यादा ईजी होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी हेल्पफुल टू यू। इफ यस, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। जिसके राइटर मार्गो मिनको है, इसके हम क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। स्टूडेंट, हम इस चैप्टर का समरी और एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन आंसर करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं। स्टूडेंट, इस चैप्टर में एक लेडीज मिसेस एस है, जो कि बहुत रिच है, जूइश फैमिली से रिलेटेड है। के दौरान वो अपना सारा बिलोंगिंग्स, जो सारा सामान होता है,
वो मिसेस डॉर्लिंग को दे देती हैं और अपनी बेटी को बता देती हैं मार्कोनी स्ट्रीट 46 नंबर में इनका घर है, आप वहाँ से जाके युद्ध की सिचुएशन ठीक हो जाए तो ये सामान वापस ले जाना। लेकिन जब मिसेस एस की बेटी सामान अपना लेने के लिए वापस जाती है तो मिसेस डॉर्लिंग उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं करती है और बिल्कुल उनको मना ही कर देती है, पहचानने से ही मना कर देती है और वो वहाँ से निराश होकर वापस आ जाती है। उसके बाद सेकंड विजिट में वो फिर जाती हैं, जब वहाँ उनकी बेटी मिलती है वो उनको अंदर बुलाती है, लेकिन उसकी मॉम घर पे नहीं होती मिसेस डॉर्लिंग, तो वो उनको का वेट करने के लिए बोलती हैं। एस की बेटी यानी कि जो नरेटर है मिसेस डॉर्लिंग का वेट कर रही होती है तो वो अपना सारा सामान उनके घर में देखती है और वो बहुत निराश हो जाती है कि इन्होंने कितने बेढंगे तरीके से रखा हुआ है, हमारे सभी सामान का ये लोग यूज़ कर रहे हैं, अब मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है और वो निराश होकर वहाँ से चली जाती है। वो कहती है मैं इसको हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊंगी और इस एड्रेस को भी कभी भी याद नहीं रखूंगी। तो यहाँ स्टूडेंट हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। Have you come back? Said the woman. I thought that no one had come back. Does this statement give some clue about the story? If yes, what is it? तो स्टूडेंट ये कि तुम वापस आ गए, ये कब कौन कह रहा है ये स्टेटमेंट मिसेस डॉर्लिंग कह रही है। जब हमारी नरेटर मिसेस एस की बेटी, इसका नाम नहीं दिया गया है चैप्टर में, मिसेस एस की डॉटर के लिए बताया गया है बस। तो जब वो अपनी बिलोंगिंग सारा सामान अपनी मदर का दिया हुआ मिसेस डॉर्लिंग के पास लेने जाती है वापस, तो वो कहती है अरे तुम वापस आ गए, मैंने तो सोचा था कोई भी वापस नहीं आएगा, यानी कि युद्ध के दौरान सभी की डेथ हो जाएगी। तो इस स्टेटमेंट से तुम्हें क्या क्लू मिलता है स्टोरी में? अगर कोई क्लू मिलता है तो वो क्या है? तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा यस, द अबव स्टेटमेंट इन क्वेश्चन गिव्स अस ए क्लू अबाउट द स्टोरी। वो क्या क्लू है? इट क्लियरली प्रूव्स दैट द लेडी whom the young girl had paid a visit knew her already and did not want to meet her. तो इससे हमें ये क्लू मिलता है कि वो जो लेडीज थी मिसेस डॉर्लिंग, वो उस लड़की को पहचान लेती है, लेकिन पहचानने के बावजूद भी उस पर कोई अटेंशन नहीं देती और उससे मिलने के लिए बिल्कुल मना कर देती है। Now we will start question number 2. The story is divided into pre-war and post-war time. What hardships do you think the girl underwent during this time? इस स्टोरी में दो पार्ट है, प्री वॉर और पोस्ट वार। तो वो जो लड़की थी मिसेस एस की बेटी, वो किन कठिनाइयों से गुजरती है उस समय में, वो बताना है। तो प्री वार टाइम्स में, ड्यूरिंग द प्री वार टाइम्स द नरेटर वॉज नॉट लिविंग विद हर मदर। प्री वार, वॉर से पहले की सिचुएशन बताई गई है कि जब वॉर से पहले नरेटर अपनी मॉम के साथ नहीं रहती थी। शी वॉज लिविंग इन आउटर सिटी, सिटी से बाहर रहती थी। शी केम हर होम जस्ट फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिन के लिए वह घर आई थी। एट दैट टाइम शी नोटिस दैट her mother was always afraid that they might have to leave the place and lose all valuable belongings. उस समय उसकी मॉम इन्हीं बातों से डरती रहती थी कि युद्ध के दौरान हमारी सभी वैल्यूएबल चीज़ें जो हैं वो खो जाएंगी और हमारा घर भी छूट जाएगा। द थ्रेट ऑफ डेथ वॉज ऑलवेज प्रिवेलिंग, और डेथ की जो उनका डर था वो हमेशा प्रबल रहता था। प्रिवेलिंग की मीनिंग होती है प्रबल होने वाला। Next, post-war time. After the war, indeed everything became normal again. Now there was no threat of death. Now, war के बाद जब सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो गई थी, नॉर्मल हो गई थी और वहाँ पे डेथ का भी कोई डर नहीं था, तो जो हमारी नरेटर है, द नरेटर कुड लीव हर लाइफ पीसफुली। तो वो जो नरेटर है वो अपना जीवन पीसफुली, शांतिमय तरीके से बिताने लगी थी। वन डे शी वॉज ईगर टू सी ऑल द पोजेशंस ऑफ हर मदर। एक दिन वो याद करती हैं कि अब मेरे मदर की सारे पोजेशंस, जो सामान है, मुझे वापस लाना चाहिए। विच शी न्यू वर स्टोर्ड एट नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, जो कि मार्कोनी स्ट्रीट में नंबर 46 में है सारा हमारा सामान। शी वेंट टू दैट एड्रेस, फिर वह उसी एड्रेस पे जाती है। शी फेल्ट डिसअपॉइंटेड व्हेन मिसेस डॉर्लिंग नीदर रिकॉग्नाइज्ड हर नॉर लेट हर इन।
तो वो जाके वहाँ पे निराश हो जाती है, उसी एड्रेस पे जाके निराश हो जाती है जहाँ पे मिसेस डॉर्लिंग उनको पहचानने से भी बिल्कुल मना करती है, ना तो उनको पहचानती है और ना ही उनको अंदर आने देती है। Now we will start question number 3. Why did the narrator of the story want to forget the address? नरेटर है मिसेस एस की जो डॉटर है, वे उस एड्रेस को क्यों भुला देना चाहती थी? The narrator was disappointed when she was allowed to enter Mrs. Darling's house during her second visit. जब नरेटर सेकेंड विजिट में मिसेस डॉर्लिंग के घर के अंदर चली जाती है, शी रियलाइज्ड द futility of the feeling attached to her mother's belonging that were kept so distastefully. तो वह वहाँ जाकर रियलाइज करती है कि वहाँ जो उनका सामान था वो सारा बिल्कुल बेढंगे तरीके से रखा हुआ था और उसकी कोई भी केयर नहीं थी और सारा सामान वे लोग यूज कर रहे थे. She just left without taking anything back and felt like forgetting and the address because she would only remember the पास्ट. तो अपनी माँ की सारे सामान को देखकर, बिलोंगिंग्स को देखकर वे बहुत निराश हो जाती है और नरेटर वहाँ से बिना कोई सामान लिए वापस जाने का निर्णय कर लेती है और उस एड्रेस को भी हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना चाहती है, क्योंकि वो वह एड्रेस और वो सारा सामान उसको पास्ट की हमेशा याद दिलाता रहेगा, इसीलिए वो उस एड्रेस को हमेशा के लिए भुला देना चाहती है. Now we will start question number 4. The address is a story of human predicament that allows war command. ये जो एड्रेस स्टोरी है, ये एक ह्यूमन प्रिडिक्मेंट है. प्रिडिक्मेंट की मीनिंग होती है स्टूडेंट अप्रिय और कठिन स्थिति जिससे बाहर निकलना कठिन हो. तो एक ऐसी स्थिति जिससे बाहर निकलना कठिन हो. एड्रेस स्टोरी में वॉर की ऐसी सिचुएशन थी जिससे बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल था. इसके बारे में विचार प्रकट करने हैं. तो आंसर होगा वॉर ब्रिंग्स डेथ एंड डिस्ट्रक्शन विद इट. जो वॉर है, युद्ध है, कोई भी युद्ध होता है स्टूडेंट, तो वो क्या है, वो उसमें डेथ जरूर होती है कि एक साइड की तो डेथ होंगी हो ना, चाहे दोनों में से किसी की भी जो भी वॉर हो रहा है तो किसी ना किसी की डेथ तो होगी और डिस्ट्रक्शन यानी कि विनाश भी होगा. तो द स्टोरी द एड्रेस डिस्क्राइब अ गर्ल्स लाइफ इन पोस्ट वार एंड प्री वार टाइम. तो इस स्टोरी में एक गर्ल की प्री वार टाइम यानी कि युद्ध से पहले की सिचुएशन और बाद की सिचुएशन दोनों को डिस्क्राइब करती है ये स्टोरी. The war created many obstacles for the reciter both physically and emotionally. तो जो वॉर की सिचुएशन है वो ऑब्स्टिकल मतलब बाधा बनता है, यानी कि अड़चन, बहुत सारी अड़चनें पैदा करता है, चाहे वो फिजिकली अड़चनें हो या इमोशनली हो. फिजिकली कैसे होती हैं, जैसे युद्ध के दौरान किसी को चोट लग गई, किसी का हाथ टूटा, पैर टूटा या कुछ भी हुआ, कोई भी किसी तरह की चोट लग गई. और इमोशनली अब जैसे इस गर्ल को देखिए, उसकी मदर की डेथ हो जाती है और उसके बाद जब वो सारा सामान लेने के लिए मिसेस डॉर्लिंग के पास जाती है तो वो उसको पहचानने तक से इनकार कर देती है और वो निराश होकर वहाँ से लौटती है. तो ये इमोशनली फिजिकली दोनों सिचुएशन वॉर के दौरान उपस्थित हो जाती हैं. शी लॉस्ट हर हाउस वेयर दे लिव्ड एंड ऑल्सो लॉस्ट हर मदर. वे अपना घर तक खो देती है, अपनी मॉम को भी खो देती है युद्ध के दौरान. हर वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स वर कैरीड अवे फ्रॉम देम बाय ए स्ट्रेंजर who refused to return them. सारा वैल्यूएबल सामान, जितना भी वैल्यूएबल सामान उसकी मॉम ने दिया था कि युद्ध के दौरान वापस ले लेना, वो सारा सामान चला जाता है एक स्ट्रेंजर के पास और बाद में उनको युद्ध के बाद वो स्ट्रेंजर यानी कि वो जो उसकी मॉम की जान पहचान की महिला थी, एक्वेंटेंस थी, उसको वो सारा सामान वापस करने से मना कर देती है. मैनी प्री वॉर पोस्ट वॉर प्रिसेप्शंस कैन बी सीन इन द. युद्ध से पहले और युद्ध के बाद के सभी तर्क इस स्टोरी में बताए गए हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द लॉस ऑफ लाइफ टू द सेल्फिश एंड क्रूअल नेचर ऑफ अ वुमेन, सो मैनी वेरिड इमोशंस आर पोर्ट्रेट थ्रू दिस शॉर्ट स्टोरी. तो स्टार्टिंग से ही इस स्टोरी में लाइफ का अंत दिखाया गया है, सेल्फिशनेस दिखाई गई है और कि कितने क्रूअल नेचर की वो वुमेन थी, कितना भ्रत नेचर था उस वुमेन का जिसने उनका सारा सामान लौटाने से मना कर दिया था, और कितनी इमोशंस दिखाए गए हैं छोटी सी स्टोरी में. तो स्टूडेंट शुरू से लेकर लास्ट तक की वॉर की सिचुएशन ही बताई गई है. प्री वॉर के समय क्या टाइम था,
कैसी सिचुएशन थी उनकी, और आफ्टर वॉर के बाद भी उनकी सिचुएशन कैसे रही। तो ये पूरा इस स्टोरी में, छोटी सी स्टोरी में हमें बताया गया है। और बताया गया है कि कैसे लोग होते हैं, कितने भद्र तरीके के लोग होते हैं, कि उस समय तो बोल दिया कि ये सारा सामान मैं ले जा रही हूँ, सेफ रखूंगी तुम्हारे सामान को। लेकिन उसके बाद जब उनकी बेटी, मिसेस एस की बेटी, जो हमारी नरेटर है, सामान वापस के लिए उनके घर जाती हैं, उसी एड्रेस पर जाती हैं जो उसकी मॉम ने दिया था, तो वो सारा सामान देने से मना कर देती है मिसेस डॉर्लिंग, और उसको निराश ही लौटना पड़ता है। तो स्टूडेंट, इसी के साथ ही हमारे सभी क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। आई होप दिस वीडियो इज वेरी helpful to you. If yes, please like this video and share this video with your friend. Thank you so much for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Thank you so much for watching. Bye. हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 11th इंग्लिश स्नैपशॉट बुक से चैप्टर 2 दी एड्रेस, जिसके राइटर मार्गा मिंको हैं, इसके हम एमसीक्यूज कवर करेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले हम चैप्टर की समरी, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर कवर कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज मिसेस एस? मिसेस एस कौन थी? हु गेव हर बिलोंगिंग्स? स्टूडेंट, मिसेस एस वो लेडीज थी जिसने इस चैप्टर में अपने बिलोंगिंग्स यानी कि अपना सारा सामान डॉर्लिंग को दे दिया था और कहा था कि जब युद्ध की सिचुएशन ठीक हो जाएगी, युद्ध के दौरान उसने दिया था और कहा था कि जब युद्ध की सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो ये सभी सामान हम आपसे वापस ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द राइटर ऑफ द एड्रेस? दी एड्रेस के राइटर कौन है? मार्गा मिंको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हुज ग्रीन कार्डिगन वाज इट? तो स्टूडेंट, जब ये युद्ध की सिचुएशन ठीक हो गई थी तो मिसेस एस की बेटी अपने सारे बिलोंगिंग, सारा सामान अपनी मदर का लेने मिसेस डॉर्लिंग के घर गई थी। तो हुज ग्रीन कार्डिगन वाज इट? तो वो जो उन्होंने लेडीज ने यानी कि मिसेस डॉर्लिंग ने ग्रीन कलर का एक कार्डिगन पहना हुआ था, तो वो किसका था? मिसेस एस का था। मिसेस एस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मिसेस एस कौन है? जो इस चैप्टर की नरेटर है, उनकी मदर, जिन्होंने अपना सारा सामान मिसेस डॉर्लिंग को दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु मूव्ड द कर्टेन इन द स्टोरी? अब स्टूडेंट, जब मिसेस एस की डॉटर अपना सामान लेने के लिए गई थी ना, तो मिसेस डॉर्लिंग ने उनको जानने पहचानने से इनकार कर दिया था। तो खिड़की से किसी ने कर्टेन को थोड़ा सा मूव किया था, तो वो कौन था? समवन फ्रॉम मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस saw them talking. किसी ने उसका कर्टेन को मूव करके देखा था कि बाहर कौन दो बातें कर रहे हैं। अभी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट एक्सक्यूज डिड मिसेस डॉर्लिंग मेक ऑफ नॉट मीटिंग? जब मिसेस एस की डॉटर अपना सारी बिलोंगिंग, सारा सामान अपनी मदर का दिया हुआ मिसेस डॉर्लिंग के घर आती हैं, मिसेस डॉर्लिंग उनसे मिलने के लिए मना कर देती हैं और वो क्या कहती हैं? आंसर इज इनकन्वीनियंट टाइम ऑफ द डे। उन्होंने बोला कि यह मेरे पास सही समय नहीं है बात करने का, किसी और दिन आना। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड मिसेस डॉर्लिंग डॉटर ट्रीट द ऑथर? तो पहली बार तो मिसेस डॉर्लिंग ने डोर ओपन किया था, लेकिन सेकंड टाइम जब फिर ऑथर हमारी गई थी मिसेस डॉर्लिंग के घर, तो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी ने डोर को ओपन किया था। तो उनने कैसा, मतलब उनकी डॉटर ने, डॉर्लिंग की बेटी ने कैसा ट्रीट किया था हमारे ऑथर के साथ? वेलकम। वेलकम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उन्होंने उनका वेलकम किया। मिसेस डॉर्लिंग ने तो फर्स्ट टाइम में वेलकम नहीं किया था, उन्होंने उनको पहचानने से ही मना किया था और कहा था किसी और दिन आना। बट सेकेंड टाइम में जब वह गई थी तो उनकी बेटी ने उनके साथ अच्छे से ट्रीट किया और उनका वेलकम किया। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 8, नेम द स्ट्रीट वेयर मिसेस डॉर्लिंग हैड हर हाउस। मिसेस डॉर्लिंग का घर कहाँ था, कौन सी गली में था? मार्कोनी स्ट्रीट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज, व्हाई ऑथर कुड नॉट मीट मिसेस डॉर्लिंग in her second visit to 46 मार्कोनी स्ट्रीट। सेकेंड विजिट में जब ऑथर मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 में गई तो वे मिसेस डॉर्लिंग से क्यों नहीं मिल पाई? मिसेस डॉर्लिंग वॉज आउट फॉर सम वर्क।
क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग किसी काम से बाहर गई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड जिगलिंग। जिगलिंग की मीनिंग किसे कहते हैं? स्टूडेंट, जब आपस में बर्तन या मेटेलिक कोई चीजें खनखनाट की आवाज निकलती है, आपस में टकरा के खनखन की आवाज निकलती है, तो इट इज कॉल्ड जिगलिंग। मेटेलिक सिंगिंग साउंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Question number 12 is why does the author decide to return to Mrs. Darling after her failed first meeting with her, though she was leading her no response? तो फर्स्ट विजिट में जब उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला हमारी ऑथर को, फिर वो सेकंड विजिट में मिसेस डॉर्लिंग के घर क्यों जाती हैं? She wanted to touch and get the things that belong to her mother. वे उन सभी चीजों को जाकर टच करना चाहती है जो उसकी मदर से बिलोंग करती हैं, यानी कि जो उसकी मदर ने मिसेस डॉर्लिंग को युद्ध के दौरान दे दी थी। तो इसीलिए वो सेकंड टाइम निश्चय करती है कि मैं अब सेकंड टाइम जाऊंगी और उन चीजों को देखूंगी और टच करूंगी। Now question number 13 is what was Mrs. Darling wearing when she was introduced with Mrs. S. daughter? जब पहली बार मिसेस एस की डॉटर मिसेस डॉर्लिंग से इंट्रोड्यूस हुई थी, यानी कि मिसेस एस ने अपनी डॉटर से मिसेस डॉर्लिंग को जब मिलवाया था, तो उन्होंने क्या पहना हुआ था? ब्राउन कोट इज द करेक्ट आंसर। लेकिन स्टूडेंट, ऐसा ही एक क्वेश्चन और भी है कि जब मिसेस एस की डॉटर मिसेस डॉर्लिंग के घर गई थी, तब उन्होंने क्या पहना हुआ था? तो तब उन्होंने ग्रीन कलर का कार्डिगन पहना हुआ था। यहाँ ब्राउन कोट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मिसेस एस ने एक बार मिसेस एस के घर मिसेस डॉर्लिंग सामान लेने के लिए आई थी, तो उन्होंने क्या पहना हुआ था? जब मिसेस एस ने उनका इंट्रोड्यूस कराया था अपनी बेटी से, तो उन्होंने ब्राउन कोट पहना हुआ था और एक शेपलेस हैट भी पहनी हुई थी। तो ब्राउन कोट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज हु इज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द एड्रेस। इस चैप्टर के द एड्रेस चैप्टर का मेन कैरेक्टर, प्रोटैगोनिस्ट की मीनिंग होती है स्टूडेंट मेन कैरेक्टर। तो मेन कैरेक्टर कौन है इस चैप्टर में? स्टूडेंट, इस चैप्टर की जो मेन कैरेक्टर है वो जो हमारी ऑथर है मिसेस एस डॉटर, जो एस की पुत्री है। इसमें सिर्फ 3 ही कैरेक्टर हैं, मिसेस डॉर्लिंग है, मिसेस डॉर्लिंग की बेटी है और मिसेस एस की पुत्री है। मिसेस एस की डेथ हो चुकी है, तो सिर्फ 3 ही कैरेक्टर हैं, लेकिन जो मेन कैरेक्टर है वो है मिसेस एस डॉटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now next question is Mrs. Darling was dash of Mrs. S. Mrs. Darling Mrs. S की क्या थी? Mrs. Darling Mrs. S की an old acquaintance थी। स्टूडेंट, acquaintance की मीनिंग होती है हमारी जान पहचान, ना तो हमारी कोई रिलेटिव है वो और ना ही हमारी कोई फ्रेंड है। तो acquaintance की मीनिंग होती है जान पहचान की महिला। तो पुरानी जान पहचान की वो एक महिला थी, मिसेस एस की acquaintance थी मिसेस डॉर्लिंग। Next question is what was the complete address that the author's mother asked her to remember? ऑथर की मम्मा ने उसको कौन सा एक एड्रेस दिया था कि इसको याद रखना और बाद में जाके वहां से अपना सामान ले लेना युद्ध के बाद? तो नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हाई हैड द ऑथर कम टू विजिट मिसेस डॉर्लिंग। मिसेस डॉर्लिंग के घर ऑथर हमारी क्यों गई थी? बिकॉज मिसेस डॉर्लिंग हैड बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर, क्योंकि उनके पास मिसेस एस का यानी कि ऑथर की मदर का बिलोंगिंग्स यानी कि उनका सामान था, इसलिए उन्हें वापस लेने गई थी। आफ्टर रीडिंग द एड्रेस हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसेस डॉर्लिंग। इस चैप्टर को रीड करने के बाद हम मिसेस डॉर्लिंग को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो स्टूडेंट, वो र्यूड भी थी, इल मैनर्ड थी, सेल्फिश थी और मनी ओरिएंटेड थी। मनी ओरिएंटेड का मतलब होता है ग्रीडी, यानी कि लालची पर्सन भी थी। हाँ, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर मिसेस डॉर्लिंग एंड मिसेस एस चाइल्डहुड फ्रेंड। क्या वे बचपन के दोनों ये मिसेस डॉर्लिंग और मिसेस एस फ्रेंड थे? नो, वो फ्रेंड नहीं थे स्टूडेंट, वो एन ओल्ड एक्वेंटेंस थे, यानी कि जान पहचान वाले थे, वो फ्रेंड या रिलेटिव्स नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 इज इन टोटल हाउ मेनी टाइम्स डिड द ऑथर विजिट द गिवन एड्रेस। जो एड्रेस ऑथर की मॉम ने यानी कि मिसेस एस ने उनको दिया था, तो उस एड्रेस पे वो कितनी बार गई थी? ट्वाइस, इनकी 2 टाइम गई थी स्टूडेंट्स वो उनसे मिलने। फर्स्ट टाइम तो कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन सेकंड टाइम में मिसेस डॉर्लिंग की बेटी ने उनका वेलकम किया और उनको अंदर लिविंग रूम में भी बिठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मैसेज डज द एड्रेस टॉक अबाउट।
ये स्टोरी जो द एड्रेस है वो क्या मैसेज देती है हमें? ह्यूमन प्रिडेक्टमेंट ऑफ वॉर, सेल्फिश पीपल टेकिंग एडवांटेज ऑफ इनोसेंट पीपल, बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट है ह्यूमन प्रिडेक्टमेंट ऑफ वॉर, यानी कि ये जो भी कोई युद्ध होता है उससे मानव की क्षति होती है, उनका नुकसान होता है, तो यस। सेकंड है कि जो सेल्फिश पर्सन होते हैं वो मासूम लोगों का लाभ उठाते हैं, तो both A and B is the correct answer of this question. Next question is, why did the object? Now next question is, why did the object lose their value for the author? ऑथर के लिए सारे सामान ने, जब वो ऑथर को दिख भी गया था, सारा सामान मिल भी गया था, फिर भी उस सामान ने अपनी वैल्यू खो दी थी ऑथर के सामने। क्यों? बिकॉज शी सॉ देम इन डिफरेंट सराउंडिंग, क्योंकि उनको जब ऑथर ने ये सारा सामान अपना देखा था तो डिफरेंट सराउंडिंग, एक अजीब सी सराउंडिंग्स में उन्हें सारा सामान दिखा था, क्योंकि वो उनका कहना था कि जब ये सामान हमारे घर था तो हम बहुत ही इसको अरेंज करके रखते थे, सेट करके रखते थे, लेकिन इन्होंने बहुत ही टेस्टलेस मैनर से इसको रखा हुआ है, तो इसीलिए उस सारे सामान ने वैल्यू खो दी थी। तो उन्होंने कहा वैसे भी अब मेरी मदर की डेथ हो गई है तो इस सामान की मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है। Now we come on question number 23. Her face gave absolutely no sign of recognition. Who is her? तो उसके फेस ने कोई भी मतलब नहीं पहचाना, पहचानने से इनकार कर दिया था। तो यहाँ हर किसके फेस की बात की जा रही है? मिसेस डॉर्लिंग की। तो स्टूडेंट, जब हमारी ऑथर मिसेस डॉर्लिंग के घर गई थी तो उन्होंने उनको पहचानने से इनकार कर दिया था। तो ये लाइन जो है मिसेस एस की डॉटर यानी कि जो ऑथर है उन्होंने बोली थी, पर ये जो हर आया वो किसके लिए आया? मिसेस डॉर्लिंग के लिए। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 24 इज, the author remembered that the woolen table cloth had dash. जो ऑथर है हमारी, जब मिसेस डॉर्लिंग के घर गई थी तो वो वूलन क्लोथ टेबल पे बिछा हुआ देख रही थी, तो उसमें वो क्या ढूंढने की कोशिश कर रही थी? आ बर्न मार्क, क्योंकि वो टेबल क्लोथ भी उन्हीं का था। एक बर्न मार्क ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जले का निशान, क्योंकि वो टेबल क्लोथ मिसेस एस की डॉटर यानी कि ऑथर का ही था। उसे पता था कि यहाँ पे जले का निशान है, तो वो उसी को याद करने की कोशिश कर रही थी। तो burn mark is the correct answer of this question. Now we come on question number 25 is, what was Mrs. Darling wearing when Mrs. S daughter visit her house? जब मिसेस एस की डॉटर मिसेस डॉर्लिंग से मिलने के लिए फर्स्ट टाइम आई थी तो उन्होंने क्या वियर किया हुआ था? मिसेस एस ग्रीन निटेड कार्डिगन, ग्रीन कलर का कार्डिगन बुना हुआ मिसेस एस का, जो मिसेस डॉर्लिंग ने पहना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड मिसेस डॉर्लिंग ट्रीट द ऑथर व्हेन द ऑथर विजिटेड हर? जब मिसेस एस की डॉटर मिसेस डॉर्लिंग के घर गई तो उन्होंने कैसा ट्रीट किया था? चीयरफुल, अनवेलकमिंग, कोल्ड, बोथ बी एंड सी। तो अनवेलकमिंग यानी कि उसका वेलकम नहीं किया था, कोल्ड कोई ध्यान नहीं दिया था, नर्मता मतलब ना पहचाना ना कुछ कहा, ऐसा कुछ नहीं। तो बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Unlike Mrs. Darling, her daughter was dashed towards the author. Hospitable, hospitable is the correct answer, क्योंकि हॉस्पिटेबल की मीनिंग होती है स्टूडेंट वेलकम। तो जब मिसेस डॉर्लिंग सेकेंड टाइम गई थी और उसकी डॉटर ने दरवाजा खोला था, मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर ने, तो उनने ऑथर के साथ कैसा ट्रीट किया था? तो उन्होंने हॉस्पिटेबल यानी कि उनका वेलकम। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 इट, व्हाट वाज द सिल्वर दैट द ऑथर वाज वंस आस्क्ड टू क्लीन बाय हर मदर? एक बार ऑथर की मदर ने सिल्वर का सामान उनको साफ करने के लिए कहा था, वो क्या चीज थी? ज्वेलरी थी, कटलरी, क्लोथ्स या नन? तो कटलरी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिल्वर के स्पून, फॉक्स और नाइफ्स वगैरह थे, कटलरी का सेट था, उसको सिल्वर चांदी का था, उसको साफ करने के लिए ऑथर की मदर ने उनसे कहा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु ओपन द डोर द ऑथर सेकंड विजिट टू मिसेस डॉर्लिंग हाउस? जब सेकंड विजिट में मिसेस डॉर्लिंग के घर ऑथर आई तो किसने दरवाजा खोला था? मिसेस डॉर्लिंग्स की डॉटर ने, क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग घर पर नहीं थी, उनकी बेटी ने उनका दरवाजा खोला था मिसेस एस की डॉटर के आने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन द नरेटर मदर गिवन हर द एड्रेस? नरेटर की मदर ने उसको यानी कि नरेटर को एड्रेस कब दिया था? फर्स्ट हाफ ऑफ द वार इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि जब वार का फर्स्ट हाफ था तो उन्होंने उनको एड्रेस दिया था कि इस एड्रेस से जाकर अपना सारा सामान वापस ले आना वॉर के बाद।
At the end, what does the author decide? End में author ने क्या decide किया? To forget the address. उन्होंने decide किया कि अब इस एड्रेस को मैं हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊंगी, क्योंकि इस एड्रेस को याद करने का कोई फायदा नहीं है, इस सामान से भी अब मेरा कोई लगाव नहीं रह गया. अब we come on question number 32. The author come to visit Mrs. Darling dash the war. जब जो ऑथर हैं वो मिसेस डॉर्लिंग से मिलने कब आई थी? वॉर के बाद या पहले? तो आफ्टर, वॉर के बाद आई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द प्रोटैगोनिस्ट रिएक्शन व्हेन शी एंटर द लिविंग रूम. जब वो लिविंग रूम में आई, यानी कि मिसेस एस की डॉटर जो नरेटर है लिविंग रूम में आई, तो उनको क्या हो गया? वह शॉक्ड हो गई, सामान को देखकर बिल्कुल शॉक हो गई, क्योंकि वहाँ मगी स्मेल थी ना, सीलन की स्मेल थी, और वो सारे सामान डिसबैलेंस तरीके से पड़ा हुआ था, टेस्टलेस तरीके से, तो इसलिए वह शॉक्ड हो गई. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द लिविंग रूम. ऑथर ने लिविंग रूम को कैसे डिस्क्राइब किया था? स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर था वहाँ का, मगी स्मेल, थिंग्स वर अरेंज इन ए टेस्टलेस वे. तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इसी के साथ स्टूडेंट सभी एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं. आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल टू यू. इफ यस, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू मोर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.